हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो हमारी ये वीडियो लेक्चर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में इसको स्टार्ट किया था हमने वेव एंड ऑसिलेशन को। और वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर हम अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं, 2 या 3 वीडियो देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने उसका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो, और उसका जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट बेसिक था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब उससे आगे स्टेप पे चलेंगे हम लोग, और वो रहेगा कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, तो पहले कौन सा हमारे पास कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, एक चीज़ और, करीब करीब हमने जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स है उसका करीब करीब 75% के आसपास का कोर्स कंप्लीट कर लिया हमने। ये मान के चलिए आप लोग क्या है 75% के आसपास का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और करीब करीब 120 के आसपास वीडियो हो चुके हैं ना। तो जो भी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं, मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये वो। तो ठीक है, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इससे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपको उपकार कर रहा हूँ, ये मेरे ऊपर ही मैं खुद उपकार कर रहा हूँ कि मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब मैं कुछ अच्छा या कोई फिजिक्स में अच्छा पढ़ा पाऊँ या कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं मेरे मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए ये कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आप लोगों का ये फ़ायदा है कि जो लोग मोटी मोटी कोचिंग की फीस नहीं दे पाते हैं, मेरे जैसे बच्चे, जो मैं भी, जब मैंने कभी कोचिंग नहीं की है, बहुत एक बार किए जस्ट, है ना। और जो है आप इस लेवल पे आके ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गांव के बैकग्राउंड से निकलते हैं, जिनके पास इवन इसकी कॉलेज की फीस भरने तक के पैसे नहीं होते, और उसके बाद में फिर कोचिंग की जो फीस है आप देखो 30-30 हज़ार रुपये, 25-25 हज़ार रुपये कोचिंग की फीस लेते हैं, और उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सिलेक्शन दिला पाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जब आपको सब चीज़ें फ्री में मिल रही है, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ इस बात की कि इस जो मैं आपको वीडियो लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसके बाहर एक भी पॉइंट आपका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी है, और उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाने पर ध्यान दिया जिससे से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, जहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, उसको मैंने नहीं पढ़ाया। आप पहले चैप्टर से देख लीजिए, अगर आपको फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने वहाँ से डायमेंशन में भी जब आपको पढ़ाया तो कहाँ से पढ़ाया, जो आपकी LCR इनकी डायमेंशन से पढ़ाया, नहीं कि फोर्स की डायमेंशन वगैरह। ठीक है ना, क्योंकि वो मुझे पता आपको पहले से आती है, वहाँ से क्वेश्चन कोई बनने के चांसेस नहीं। ठीक है, चलिए, तो आइए इसके ऊपर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर करें। ठीक है, और मैं आपको फिर से गारंटी दे रहा हूँ कि मैं आपका 100% कोर्स करवाऊंगा। और उसके साथ साथ हाँ, बीच में हो सकता है कि वीडियो का थोड़ा सा कभी वीडियो डाल पाऊँ, कभी नहीं डाल पाऊँ, ऐसा चलेगा, है ना। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट, अगर आप उसमें है प्रोफेशन में, तो अदर वर्क बहुत ज़्यादा आ जाता है कई बार, है ना। तो उस लोड की वजह से हो सकता है कि कई बार मैं वीडियो नहीं बना पाऊँ, लेकिन आप निश्चित रहिए, कोर्स में 100% करवाऊंगा। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, सर आप 100% कोर्स करवाएंगे क्या? हाँ, 100% कोर्स करवाएंगे। कुछ के कमेंट आ रहे हैं कि 11th-12th को मुझे किताब से पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है। कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कीजिए। बेसिक जो है वो सारा मैं आपको यहाँ उसको करवा रहा हूँ 100% क्लियर। बस आप सिर्फ एक काम करिए, जहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस टॉपिक के मिले, जो मैं करवा चुका हूँ, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। अगर नहीं आता है तो मुझे सेंड करिए। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 सिंपल पेंडुलम है। भाई, हार्मोनिक ऑसिलेशन का सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? सिंपल पेंडुलम है। तो मान लीजिए 2 सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम को अगर आप स्प्रिंग से जोड़ रहे हो तो आपस में क्या किया, उसको कपल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ये दूसरा सिंपल पेंडुलम है, और इन दोनों को आपने क्या कर दिया है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस स्प्रिंग से अगर आपने इसको कनेक्ट कर दिया है इस तरह से, ये मान लीजिए P1 है, ये P2 है। हाँ, अब इसका क्या करेंगे आप, ऑसिलेशन। मान लीजिए लेंथ जो है आपकी कितनी है, L, और ग्रेविटेशन फोर्स जो एक्सेलरेशन है वो G है ही आपका। ठीक है, तो इसके 2 तरह के ऑसिलेशन हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑसिलेशन क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑसिलेशन इस तरह से हो कि ये इस तरह का ऑसिलेशन करें, है ना। तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस के अंदर जो बीच में इनकी स्प्रिंग लगी हुई है ना, ये इस तरह से ऑसिलेशन करेंगे तो क्या उसकी लेंथ में कोई चेंजेस होगा क्या? क्या वो सिकुड़ेगी या फिर फैलेगी क्या स्प्रिंग बीच वाली? अगर इस तरह का मोशन हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है,
इस तरह का जब मोशन हो रहा है, जब दोनों फेज में मोशन कर रहे हैं, एक ही फेज में है और दोनों मोशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो जब स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंजेस नहीं, इसका मतलब क्या होगा? ये एक सिंपल पेंडुलम होगा, ठीक है। इसकी भी टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड क्या होगा? सेम आएगा। और इसका जो अपन क्या निकालते हैं, ओमेगा जो फाइनली फाइंड आउट करते हैं, वो ओमेगा क्या होगा इसका? ओमेगा नोट, वो भी क्या रहेगा? √L/G जो है वो इसका आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं? सॉरी, √G/L है ना, M/G ने, √G/L जो वो क्या रहेगा इसका? ओमेगा रहेगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाए। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इस केस के अंदर है ना, इसमें क्या हो रहा है? सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है? ये तो इधर जा रहा है, ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो अब क्या हुआ? जो आपकी स्प्रिंग है उसकी लेंथ चेंज हुई। तो अब स्प्रिंग लेंथ चेंज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स जो है, यहाँ जो रेस्टोरिंग फोर्स कौन होता है? mg sin थीटा। इस वाले केस में इसमें क्या है? mg sin थीटा के साथ साथ ये जो kx वाला जो है ये भी क्या होगा? -kx। ये भी एक रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? दोनों अलग अलग होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी में सिर्फ और सिर्फ, इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आपके जो आपका आपने सिंपल पेंडुलम वाला जो आपने केस पढ़ा है, ठीक है, आइडियल केस, वो रहेगा। और इसमें क्या होगा? इसके साथ साथ हमें स्प्रिंग वाला जो है फोर्स कॉन्स्टेंट या इसकी वजह से जो आपके पास ओमेगा निकलेगा उसको भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, तो इन दोनों का अलग अलग कुछ नाम है, ठीक है। पहली वाली को हम कहते हैं मूल विधा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मूल विधा, ठीक है, नॉर्मल मोड जिसे कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो इसके लिए मैं आपको इक्वेशन डायरेक्टली लिखवा देता हूँ, है ना, समझाने के लिए हो गया था। और इक्वेशन में कोई समस्या नहीं है। इक्वेशन क्या है? इसकी जो आंसर है फाइनल हम वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसका फाइनल जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? तो आप देख लीजिए, फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा इसमें दो आपके पास ओमेगा निकलेंगे, ω1 है ना। इस केस के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे जो होगा वो ओमेगा कितना होगा? ω1, और वो किसके बराबर होगा? ओमेगा नोट के बराबर। और ये कितना होता है? √G/L। ये कितना होता है? √G/L जो है ये आपका ओमेगा नोट हो जाएगा, ठीक है। अगला √G/L हो गया। इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस के अंदर जो है आपकी स्प्रिंग की लेंथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर दूर जा रहे हैं तो लेंथ क्या होगी? स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, है ना। तो पास आएंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में जो आपका पास ओमेगा नोट आएगा उसके अंदर इस सिंपल पेंडुलम की वजह से तो जो ओमेगा रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा? इस स्प्रिंग वाला केस भी रहेगा। तो वो कितना होगा? उसे हम लिखेंगे ओमेगा नोट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर सॉरी 1/2, यानी कि रूट। यहाँ पे ओमेगा नोट तो लिख दिया, और ये ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा सॉरी 2 टाइम्स, है ना, ठीक है। ये क्या होगा? K/M। क्या होगा? √K/M जो है इसका आंसर रहेगा, ठीक है। या फिर इसको ओमेगा नोट लिख के इसको वैसे लिख देता हूँ, ओमेगा नोट की जगह ऐसे कर देते हैं। ये होगा 2 टाइम्स ऑफ K/M, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ K/M। अब इसको याद रखने का तरीका क्या होगा? देखो, इस वाले केस में कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग इसमें इंट्रोड्यूस नहीं हुई। इस वाले केस में क्या हो रहा था? इस वाले केस में क्या होगा? तो एक चीज़ दिमाग में रखिए, जब स्प्रिंग को एक तरफ आप टाइट करके दूसरी तरफ से खींचते हैं और ऑसिलेशन होता है तो क्या आता है? ओमेगा की वैल्यू K/M आती है, स्क्वायर वाले के ना, √K/M आती है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? इधर से भी ये खींच रहा है तो क्या हो गया? एक इधर वाले की वजह से इधर वाले की, तो कितना है? 2K/M। इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से ये हो रही है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा? 2K/M जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा जो मोड होगा जिसे हम इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट मोड। इसे क्या बोलते हैं? सेकंड मोड। तो सेकंड मोड होगा वो क्या होगा? इस तरह का होगा। तो 2 तरह के मोड का मतलब क्या है? मोड का मतलब ये होता है विधा। विधा का मतलब वो कितने तरीके से, मतलब कितने तरीके से ऑसिलेशन हो सकता है। तो पहला ऑसिलेशन ये वाला हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है? ये वाला। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये आपको दिमाग में होने ही चाहिए, ठीक है। टोटल मिला के जब इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं? फाइनल जो है इसको मैं लिख देता हूँ। तो आपके पास वो ω2, तो ω2 क्या जाएगा? G/L प्लस 2K/M। ये आपको जो फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके लिए लिखना फर्स्ट मोड
फर्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन एंड सेकंड मोड ऑफ ऑसिलेशन, ये दोनों मोड हैं, इन दोनों मोड की फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट कर लिए कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी इसको समझने की जरूरत नहीं है। कैसे आया क्या आया वो सब इक्वेशंस की बात है, उसको सोल्यूशन नहीं करना। ठीक है, वो 2-3 पेज हमें सॉल्व नहीं करने हैं, हमें तो बस इससे ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए और मैं इसमें देख लेता हूँ क्या चीज़ है, युग्मन का प्रभाव वगैरह, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या। ठीक है, यहाँ से कोई समस्या नहीं है, ये हमने दोनों फाइंड आउट कर ही लिए हैं। 2π/ω ये आ गया है, यहाँ से भी कोई मतलब नहीं है, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा अपने को करने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, वैसे LCR सर्किट वगैरह उसको यूज़ करके दे रखा है, पर वहाँ हमें नहीं जाना, वो हम वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जब हमने पढ़ी थी तब हमने वहाँ पे एक बार सारे देख लिए। ठीक है, सिर्फ कपल हार्मोनिक ऑसिलेशन 5-6 पेज का, 5-6 पेज में सिर्फ जो अपने पास बेसिक जो क्वेश्चन आ सकता है वो सिर्फ ये वाला आ सकते हैं। ठीक है, कंपन का मोड किस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, इसको फाइंड आउट कर लिया। याद रखने का तरीका डायग्राम से याद रखना, डायग्राम में क्योंकि इसमें क्या स्प्रिंग साथ मूव नहीं कर रही है, तो ये हमारे पास फर्स्ट मोड के लिए ये फ्रीक्वेंसी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की थी वही आ गई, और सेकंड केस में क्या हुआ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या ऐड हो गया, √k/m जो है ऐड हो गया, वो भी कितना 2 टाइम्स। भाई k/m तो क्या है, स्प्रिंग की वजह से है, और 2 टाइम्स क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से हो रहा है। बस ये दिमाग में आपको रखना। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के यहाँ पर मैं है कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में और कुछ भी नहीं लिखा रहा। ठीक है, अब है नेक्स्ट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी इक्वेशन आप उठा के देखिए, कई सारे पेपर्स के अंदर जो है डायरेक्ट इसकी इक्वेशन पूछी गई है। ठीक है, जैसे हमारे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन निकली थी, वैसे किसकी इक्वेशन है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है, उसकी इक्वेशन निकली थी। अब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं ना। अगला है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या है। तो आप देखिए, जब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करते हैं तो सिंपल जो आपका सरल लोलक होता है, सिंपल पेंडुलम होता है, वो क्या होता है, एक रोड या एक आपके पास रस्सी हो गई, उस रस्सी के नीचे हमने क्या कर दिया, एक मास अटैच कर दिया। जब आप इसको इस तरह से मूव करते हैं, है ना, तो नॉर्मली जब आप ये प्रैक्टिकल घर पे करते हैं तो क्या होगा, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब आपने एक बार इसको छोड़ के मतलब खींच के यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दिया, तो ये क्या करना चाहिए, इनफाइनाइट टाइम तक क्या करना चाहिए, ऑसिलेशन करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होती है, एनर्जी जो है इसकी हार्स नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ऐसा है कि एनर्जी जो है वो हार्स इसलिए नहीं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का फ्रिक्शन यानी कि किसी भी तरह के ड्रैग या डिसिपेटिव फोर्स वहाँ नहीं है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है रियल लाइफ में ये है कि क्योंकि वहाँ पे एयर का जो है वो क्या लगता है, इस पर फ्रिक्शन लगता है ना, डिसिपेटिव, जो क्या करता है उसकी धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। लॉस होते होते उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते होते एक टाइम के बाद क्या होगा, वो बिल्कुल ऑसिलेशन करना बंद कर देता है। होता है ऐसा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है क्या, नहीं, ये क्या है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं है, ये कौन सा, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है ना। क्यों, क्योंकि जब आपके पास फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक है, जब आपके पास फ्रिक्शन चाहे एयर का हो चाहे किसी मीडियम में मोशन कर रहा हो, तो मान लीजिए पानी के अंदर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, तो पानी की वजह से जो विस्कोस फोर्स लगेगा वो हो सकता है। तो जितने भी ड्रैग फोर्स होते हैं जो मोशन के क्या करते हैं, अपोजिट लगते हैं, दिमाग में रखना, ड्रैग फोर्स जो डिसिपेटिव फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पार्टिकल के मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, क्या कि उसको रोकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसको बढ़ा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है ना। तो वो क्या करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। डैम्प्ड हार्मोनिक का मतलब क्या है, हार्मोनिक ऑसिलेशन तो हो रहा है लेकिन टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड, एनर्जी और ये सब क्या हो रही है, वो उसकी कम होती जा रही है। किसकी वजह से, ड्रैग फोर्स की वजह से। ठीक है, और ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, दिमाग में हमेशा रखना, मेनली जो है ड्रैग फोर्स डिपेंड करते हैं वेलोसिटी पे, क्योंकि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा क्या लगेगा, ड्रैग फोर्स लगता है। एग्जाम्पल, साइकिल पे चल रहे हो तो हवा महसूस होती है क्या, बहुत धीरे धीरे महसूस होती है। बस के ऊपर आप बैठ के जा रहे हो तो हवा कितनी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा महसूस होती है। प्लेन के ऊपर बैठ के जाओगे तो हवा और भी ज़्यादा महसूस, मतलब उड़ जाते हो, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हवा क्या चल रही है क्या, नहीं चल रही, हवा तो जितनी है उतनी है, लेकिन हुआ क्या, आपकी स्पीड कितनी है, आपकी वेलोसिटी कितनी है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि ड्रैग फोर्स आपके ऊपर कितना लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो ड्रैग फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एयर की वजह से सिंपल पेंडुलम के ऊपर, वो कौन सा होगा, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, जो टोटल फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा, है ना, नेट फोर्स ऑन पेंडुलम, ठीक है, नेट फोर्स ऑन
पेंडुलम, वो पेंडुलम में नेट फोर्स कितना होता है, पेंडुलम का तो पूरी इसकी बात करो, मास की बात कर रहे हैं हम लोग, वैसे पेंडुलम की बजाय क्या है मास है, वो कितना होगा, वो जो एफ होगा वो एफ होगा एफ, इसको हम एक तो कह देते हैं रियल फोर्स, ठीक है, और एक होगा ड्रैग फोर्स। एक तो कौन सा होगा रियल फोर्स और एक कौन सा होगा ड्रैग फोर्स, ठीक है, इन दोनों के इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से अगर देखें तो रियल फोर्स कौन सा होगा, रियल फोर्स कौन सा होगा, तो रियल फोर्स होगा माइनस के एक्स, है ना, यही देते हैं हम ऑलवेज, भाई सिंपल पेंडुलम के लिए क्या लेते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये तो हो गया रियल फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स क्या होगा, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वेलोसिटी के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के ड्रैग फोर्स प्रोपोर्शनल होता है, ये दिमाग में आप रखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा तो वहाँ से जब हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि अपोजिट है, क्यों क्या है, वेलोसिटी के साथ क्या था माइनस, माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है, या फिर मैं इसे लिख देता हूँ कि जो एफ डी है वो इक्वल है माइनस लेमडा वी के, ठीक है, किसके इक्वल है माइनस लेमडा वी के, और वी को क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी, ये कॉन्स्टेंट है ना, ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है या नियतांक, है ना। चलिए तो नेक्स्ट अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो आगे सोल्व करते हैं तो इक्वेशन इधर से क्या बनाएंगे, फोर्स इक्वल टू एम है, एम में क्या लिखोगे एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस लेमडा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। एम को इधर डिवाइड में कर दीजिए, तो माइनस के बाई एम एक्स माइनस लेमडा अपॉन एम डी एक्स ओवर डी टी। अच्छे से कैसे दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। क्या बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, कैसे बन रही है, अभी आप देखिए, यह क्या हुई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आगे इन कॉन्स्टेंट को फिर से हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टेंट को क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। जब आप इनको रिप्लेस करेंगे तो जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या होगी, वो देख लीजिए कि लेमडा अपॉन एम जो है उसे हम लिखेंगे 1 अपॉन टो, और इसको लिखते हैं 2r पे, ये टो भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, इसको विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, और r क्या है यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, भाई दोनों एक ही चीज़ है, 1 अपॉन टो लिखो चाहे इसको 2r लिखो, क्योंकि इसको अच्छा सा इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि 1 अपॉन टो में जाओगे तो क्या होगा, उस इक्वेशन में बहुत सारी, जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारी समस्या आने वाली है, इसलिए क्या कर रहे हैं हम इसको 2r की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि r की फॉर्म में लिखने पे इसका यानी कि इसको एक कॉन्स्टेंट भी, ये क्या है एक तरह का कॉन्स्टेंट है ना, ये क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा के बाई एम क्या होगा, वो आपका पुराना वाला है ओमेगा नॉट स्क्वायर, के बाई एम क्या होगा ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसमें रखिए आप, तो डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2r डी एक्स ओवर डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है किसकी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, ये लिख लीजिए। ऑफ मोशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये इक्वेशन जो है आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछी, सीधी सीधी इक्वेशन पूछी गई है कि डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन होगी, तो इक्वेशन क्या होगी, ये वाली इक्वेशन होगी। ये डायरेक्ट इक्वेशन जो है आपके एग्जाम में पूछी गई है और हर बार पूछते हैं, या तो ये या फिर डैम्प्ड हार्मोनिक, या फिर अगली जो पढ़ेंगे हम ड्राइव्ड यानी कि 40, है ना। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन आपके हर साल पूछ जाती है, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा, वो बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो रियल लाइफ की जो इक्वेशन है हमारी वो कौन सी है, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन नहीं है, वो एक आदर्श स्थिति है। वो क्या है, आदर्श स्थिति है। नॉर्मली सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो नेचर में नहीं पाया जाता, क्योंकि नेचर में ड्रैग फोर्स यानी कि हवा का जो फ्रिक्शन है वो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, रियल लाइफ इक्वेशन, यानी कि अब तक जो पढ़ रहे थे वो सब क्या था, आइडियल था, वो सिर्फ हम हवा में पढ़ते हैं। हवा मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसको समझाने के लिए या फिर इजी बनाने के लिए किसी चीज़ को पढ़ते हैं, लेकिन इजी इतनी लाइफ है नहीं, लाइफ क्या है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे इक्वेशंस की
वो बढ़ती है उसको सॉल्यूशन करने के क्या होते हैं, वो भी डिफ़िकल्टीज आने लगती है। ठीक है, तो लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। ठीक है, अभी और अपन कॉम्प्लिकेटेड बनाने वाले इससे आगे वाले में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। ये मैं रहने देता हूँ, इसका मुझे काम पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करें भाई, जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन था उसके लिए क्या बनाया था, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के लिए वो साइन के अंदर यानी कि साइनोसॉइडल वेव बनाई थी। वाई इक्वल टू, वाई में इक्वेशन थी तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, है ना, वो इक्वेशन बने। इसके लिए क्या होगा, यानी कि ऐसी इक्वेशन हमें ऐसा एक एक्स का सॉल्यूशन निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर देवे। एक सेकेंड, तो इसके लिए जो है सॉल्यूशन में फाइनल सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, है ना। मैं 2-3 टर्म यहाँ यूज़ करने वाला हूँ, आप अगर निकालना चाहें तो निकाल ले सकते हैं। वैसे इसका जो सॉल्यूशन आएगा, फाइनल सॉल्यूशन, है ना, उस फाइनल सॉल्यूशन के अंदर जो है अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाना चाहेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू ए नॉट, है ना, ए की जगह x नॉट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, आयाम। ठीक है, या चलिए आप उसी की फॉर्म में लिखिए, सिंपल हार्मोनिक में हमने आयाम किसको लिया था, ए में लिया था, तो ए, और देन उसके बाद में यहाँ एक और टर्म आएगी एक्सपोनेंशियल आर टी माइनस आर टी एक्सपोनेंशियल देन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आपके पास क्या आएगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए एक सॉल्यूशन करके देख लेते हैं पहले इसका, है ना, क्योंकि कैसा आया उसके बाद भी मैं कर लेता हूँ एक बार की, क्योंकि इसमें एक कंसेप्ट मुझे यूज़ और करना। एक सेकंड यार, ये किताब क्या, कुछ कंसेप्ट है जो मुझे यहाँ समझाने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ उसको, है ना, वैसे तो डायरेक्ट लिखने से काम हमारा चल जाएगा, लेकिन फिर भी डायरेक्ट नहीं दिखे, कुछ एक थोड़ा सा अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके अंदर, है ना, उसके बाद इसको लिखें, ताकि एक चीज़ आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कौन सा न्यून अवमंदन होगा, कौन सा दूसरा जो अपने पास क्रिटिकल अवमंदन होगा, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी एक बार, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता आजकल थोड़ा सा क्या है कि डिफिकल्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो जब इसका सोल्यूशन की बात हम करेंगे तो हम क्या करते हैं कि x जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं, और वो क्या है, मान लीजिए आपका जो x है वो है अल्फा टी, अल्फा कोई कॉन्स्टेंट है, वो बाद में देखेंगे क्या कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा टी जो है इसका, ये मान लीजिए इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx ओवर dt इज इक्वल टू अल्फा पार आ जाएगा, और ये हो जाएगा अल्फा टी, और सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल अल्फा टी। ठीक है, ये सारी इक्वेशन बन जाएगी, कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे ये सारी इक्वेशन आप एज इट इज रख दीजिए। ठीक है, जब आप वहाँ पे इक्वेशन रखेंगे तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर, है ना, इसको क्या लिख देता हूँ मैं x, तो x प्लस 2r अल्फा x प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। x सब में से कॉमन आ गया तो क्या बना, अल्फा प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इसमें x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x इसका सॉल्यूशन है, वो मान लेते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन जो है ये 0 होनी चाहिए। तो ये लीजिए, ये इक्वेशन को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे ही इस इक्वेशन को 0 करते हैं, ठीक है, जैसे इस इक्वेशन को 0 करते हैं, अब इसमें क्या हो गया, ये कौन सी इक्वेशन बन गई, अल्फा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी कि द्विघात समीकरण बन गई। अब अल्फा में जब द्विघात समीकरण बन गई तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किससे निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। किससे निकालेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उससे इसका सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा के अंदर इक्वेशन है तो अल्फा इज इक्वल टू, है ना, अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, अच्छा मैं लिखना चाहूँ तो a कितना है 1, श्रीधराचार्य फॉर्मूला ए बी सी होता है ना, a कितना है 1, b कितना है 2r, c कितना है ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी अल्फा के अंदर श्रीधराचार्य से, कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी, क्या होता है श्रीधराचार्य क्या होता है, चलो लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ठीक है, ये इक्वेशन होती है।
तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका देखिए सॉल्यूशन अगर मैं देखता हूँ तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या लिखोगे 2r प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4r स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 1 सी कितना है ओमेगा नॉट स्क्वायर ये आ गया रूट में डिवाइडेड बाय 2 है ना। तो ये 2 से 2 सारा कॉमन होंगे कैंसिल आउट हो गए, अल्फा क्या बचेगा आपके पास माइनस आर प्लस माइनस ये 4 बार आएगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू दी पावर 1/2। ठीक है, ये आपका क्या हुआ सोल्यूशन होगा, ये क्या हुआ इसका सोल्यूशन। तो इसका मतलब x जो है वो मेरे पास कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक बार क्या लेना है प्लस और एक बार माइनस लेना है। ठीक है, चलिए तो जब एक बार प्लस और एक बार माइनस लेंगे तो आपके पास फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा a एक्सपोनेंशियली माइनस आर प्लस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट प्लस में b एक्सपोनेंशियली माइनस आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर टू द पावर 1/2। तो ये मेरा क्या होगा जनरलाइज सॉल्यूशन। दोनों रूट मुझे लेने पड़ेंगे, दोनों रूट लेके जब इसको सोल्व करूंगा तो फाइनल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ये वाला सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है, अब a और b की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, तो a और b की वैल्यू पर डिपेंड करेगी इसके ऊपर। देखो दो इसमें केस है, फर्स्ट वाला जो केस है ओमेगा नोट क्या कर रहा है k/m है ना, रूट k/m है अपने पास ओमेगा नोट है, और जो हमारे पास r आ रहा है वो r कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है 2r है ना, तो 2r इक्वल टू क्या था λ/m या 1/2। तो इसका मतलब m दोनों में कांस्टेंट है, m तो क्या दोनों में कांस्टेंट, बचा हुआ क्या है हमारे पास इधर लैम्डा और इधर रूट में k। तो ये k और लैम्डा जो है ये दोनों डिपेंड करेंगे, यानी कि लैम्डा किसको डिफाइन कर रहा है, लैम्डा डिफाइन कर रहा है ड्रैग फोर्स को, यानी कि रोकने वाला फोर्स जो है फ्रिक्शन फोर्स है वो कितना है, और k वाला कौन सा है, ये वाला है कि जो इसको मोशन कराने वाला फोर्स है वो कितना है। तो इन दोनों पे डिपेंड, अगर मान लीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन कराने वाला जो है वो फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, ये इसकी टेंडेंसी ये रहेगी कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहेगा। अगर ये ड्रैग फोर्स ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वहाँ क्या होगा फोर्स इसका अगर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा अपने आप रोकने के, तो उसको रोकने की टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी। तो ये डिपेंड करेगा कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, कौन सा बड़ा है कौन छोटा है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस बात को समझ में आया। तो इस पर डिपेंड करेगा कि इस तरह से हम तीन तरह की जो है यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन जब ओमेगा नोट यानी कि ये बड़ा है इससे, दूसरी कंडीशन में जब ये बड़ा है इससे, और तीसरी कंडीशन में जब दोनों बराबर है तो उन केसों में क्या क्या होगा। ठीक है, उन्हें न्यून अवमंदन, क्रिटिकल अवमंदन यानी कि क्रांतिक अवमंदन, और जो नेक्स्ट होगा वो होगा अधिक अवमंदन वाली जो स्थिति है वो हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले स्थिति पे। ठीक है, पहली स्थिति क्या है हमारे पास, वो है कि मान लीजिए जो आपका अंडर डैम्प्ड केस जो है उसकी बात करते हैं, उसमें क्या है अंडर डैम्प का मतलब डैम्पिंग कम है। ठीक है, तो डैम्पिंग कम इसका मतलब ये आर की वैल्यू जो है इस वाले केस में, ये जो आर की वैल्यू है वो ओमेगा नोट से क्या है कम है। ठीक है, चलिए उस केस की बात करते हैं क्या वैल्यू निकलती है उसमें। तो क्योंकि सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेंगे, और अंडर डैम्प जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ऑसिलेशन होगा। हमारे जो केस में जो जितने भी हम अभी मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, जो हम घर पे मान लीजिए धागे से कोई मास मान के और उसके बाद जब हम उसको मोशन करवाते हैं तो वो अंडर डैम्प की स्थिति आती है, जिसके अंदर वो क्या होता है मोशन करता है, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है कम होते होते 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हम केस लेते हैं केस फर्स्ट, और ये इंपॉर्टेंट है केस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है केस फर्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं हम अंडर डैम्प्ड है ना, ये होगा अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अंडर डैम्प्ड केस, अंडर डैम्प्ड केस। ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे न्यून अवमंदन है, अवमंदित है, न्यून अवमंदन स्थिति, अवमंदन स्थिति। ठीक है, इस वाले केस का मतलब क्या है, इस वाले केस का मतलब है कि जो हमारा ओमेगा नोट है वो ग्रेटर देन है किससे, आर से, सॉरी ओमेगा नोट है वो क्या है ग्रेटर देन है आर से। तो इस केस में क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये अंडर डैम्प की केस की बात हम करें तो अंडर डैम्प की केस की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन में आएगी। इस इक्वेशन का सोल्यूशन के अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इस इक्वेशन के सोल्यूशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो है ना ये बड़ा रोल अपनाता अच्छा वाला, और ये क्या है कि आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या बनेगा, अब इसकी वैल्यू बहुत कम है तो इसको जोड़ने घटाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, कोई फर्क ज़्यादा इस पर पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, तो आगे आ जाइए, फिर क्या होगा,
अच्छा मैंने टी लिखना भूल गया क्या यहाँ पे, एक सेकंड, ये ना टी लिख देना हम सब पूरे के मल्टीप्लाई में, क्योंकि इक्वेशन में क्या बन रहा था अल्फा टी, तो अल्फा की वैल्यू हमने कहा ना टी मल्टीप्लाई, क्योंकि टाइम की आना ही चाहिए ना, ये तो कांस्टेंट है सारा, ठीक है। यहाँ पे जो है आप टी जरूर लिख लेना, टाइम में इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से जब अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू, जब ये ओमेगा बड़ा है आर छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये वाली क्या मिलेगी, ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी, देखो छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को जब आप क्या करोगे रूट निकालोगे तो किसमें आएगा, नेगेटिव का जब रूट निकालोगे तो वो आएगा किसमें, आयोटा में, किसमें आएगा, आयोटा में, क्योंकि -1 का जो रूट है वो क्या होता है आपका आयोटा होता है, ये आपको पता है ना, इमेजिनरी नंबर जो होता है वो क्या होता है, ये इस तरह से वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और इस पूरी इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ, ओमेगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी मेरे पास, आयोटा ओमेगा जो है ये इक्वेशन मुझे मिलेगी, ठीक है। इसको मैंने मान लिया कि यहाँ एक -1 आएगा, मैंने इक्वेशन जो मतलब इसको माइनस करूंगा क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करूंगा तो एक माइनस की वैल्यू मिलेगी, तो माइनस की वैल्यू में से वैल्यू कौन सी हुई, ओमेगा, और जो ये माइनस साइन है वो क्या आएगा, -1 की वजह से ये साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, जब इस इक्वेशन को, ठीक है, जब इस इक्वेशन को मैं इसमें रखता हूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, एस एक्स इजक्वल टू ए, है ना, ए, ये पूरा क्या बन जाएगा -RT। देखो -RT और -RT दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने मार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये वाली टर्म बची एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा, ठीक है, प्लस साइन, फिर उसके बाद में बी, तो ये अच्छा ए भी नहीं, ए यहाँ आएगा, ए तो कॉमन कैसे आएगा, है ना, सिर्फ ये वाली टर्म कॉमन आएगी, फिर बी के बाद में ये तो बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा माइनस ये और साथ में टी, ठीक है, बन गई इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन जब बन गई है तो इस इक्वेशन को कुल मिला के मुझे यहाँ तक पहुँचना था, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये आपको दिमाग में रखनी है। अब ए और बी की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करनी है अभी, ठीक है। ये वैल्यू जब अपन आगे जब इसको कम्प्लीटली आप उसमें पढ़ते हैं बीएससी में, तब थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसको सोल्व करना होता है। नॉर्मली जो है यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस इक्वेशन को अच्छा साइन और कोस को बदल के इसको सोल्व करनी है, और फाइनल में इक्वेशन यहाँ लिखना चाहूँगा जो मेरे को काम में आएगी। और वो इक्वेशन क्या है कि जब आप x इस तरह फाइंड आउट करते हैं, पूरा मिला के सोल्व करते हैं, तो जो x आपको मिलेगा वो मिलेगा a, ठीक है, या इसको x0 कह देता हूँ, एम्पलीट्यूड है तो x0, फिर मिलेगा आपको ये एक टर्म मिलेगी कौन सी, ये वाली, क्योंकि ये टर्म कौन सी है आप देख पा रहे हो, ये जो टर्म आ रही है किसकी आ रही है, जब सोल्यूशन आप देखते हो आयोटा और प्लस आयोटा का ये सोल्यूशन, ये किस में आता है, ये किस में आता है, ये सॉल्यूशन आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। जब मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको ये दिए थे कि एक्सपोनेंशियल में आयोटा में कुछ चीज़ है, माइनस आयोटा में है, तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा कि नहीं करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है x0, ठीक है। ये एक्स्ट्रा टर्म आ रही है तो एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, ये वाली, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा साइन या कोस में, तो साइन में क्या हो गया ओमेगा टी प्लस, वहाँ फाई लिया था तो यहाँ क्या ले लेते हैं, साई जो है वो हमारा एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बनी ये। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा सॉल्यूशन आपको नहीं करना है एग्जाम में क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट दिमाग में रखना। इक्वेशन तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दी कैसे आई है। ये जो सॉल्यूशन है एम्पलीट्यूड का, अगर ये एक चीज़ आपको दिमाग में रहेगी तो सारी चीज़ें हो जाएगी। बस उसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप देखिए ये माइनस में आ रहा है ना पावर, तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, और टाइम क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। अगर मान लो मैं इसको और अच्छे तरह से लिखूँ तो क्या होगा, x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये क्या है, अगर x0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये x0 को मैं क्या कहता हूँ एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो x0 साइन ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन बनी, ये बनी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन, ठीक है, यही बनती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की। उसके अंदर ये डैम्प की वजह से क्या हुआ, ये जो है ये डिवाइड में आ रहा है, इसको नीचे हो गया डिवाइड में आ रहा है। इसकी जो वैल्यू है r कॉन्स्टेंट है, टी क्या है, टी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, x0 बाई जो ये करेंगे, ये एक वैल्यू जो हमें मिलने वाली है टाइम के साथ क्या होगा, ये धीरे धीरे कम हो जाए, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन तो होगा, यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन इस तरह से होगा, लेकिन क्या होगा धीरे 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 इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि पहले मान लीजिए ये इस तरह से मोशन अगर कर रहा है ना, यहाँ से मोशन ऐसे किया, धीरे 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 क्या होगा एम्पलीट्यूड कम होता जाए, कम होते 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 क्या होगा ये रुक जाएगा,
समझ पा रहे इस चीज़ को, किसकी वजह से, इस फैक्टर की वजह से। तो अब आप समझ लीजिए जहाँ पे भी ए आ रहा है, जहाँ पे भी एम्पलीट्यूड हमने उस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, इसको जब पढ़ेंगे, जहाँ पे भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर हमने एम्पलीट्यूड को ए लिखा था, उस ए को बस हर इक्वेशन में क्या करिए, इससे रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। मैं जो समझाना चाह रहा था इसलिए सारी थोड़ी सी बहुत कैलकुलेशन मैंने की, मैं डायरेक्ट भी लिख देता, पर क्योंकि थोड़ा समझना भी जरूरी है चीज़ को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस वाले केस में जो हमारा एक्स आया वो क्या आया, एक्स नॉट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस आर डी साइन ओमेगा टी प्लस साइन। ठीक है, अब यहाँ से समझिए कि अब जब इसमें क्या हुआ कि जितने भी आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन पढ़ी है ना, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं अंडर डैम्प्ड के लिए, और ये लिख रहे हैं किसके लिए, सिंपल एसएचएम लिख देता हूँ पूरा एसएचएम, है ना। तो एसएचएम में क्या पढ़ा था, एम्पलीट्यूड हमारा क्या था, एक्स इज इक्वल टू वो था ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। तो क्या हुआ, हर एक इक्वेशन में जब भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है, इधर से इधर जाना है, तो आप क्या करो, ए को रिप्लेस कर दो। इसको मैंने एक्स नॉट देखा है यहाँ पे ए की जगह, आप ए लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप क्या करिए, इसको ए लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैंने इसमें आपके स्टैंडर्ड बुक्स में एक्स नॉट है, दूसरी से कर रहे, तो इसको किससे रिप्लेस कर दीजिए, एक्स नॉट माइनस आर टी। ठीक है, ए को रिप्लेस करना है, अगर इधर से इधर जाना, उल्टा लिखूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि और ज़्यादा इक्वेशन समझ में आ जाएगी आपको, है ना। क्या करना है हमें कि यहाँ पे एसएचएम है, एसएचएम से आप कहाँ जाना चाहते हो, अंडर डैम्प्ड में जाना चाहते हो, है ना, अंडर डैम्प्ड इक्वेशन में। तो अंडर डैम्प्ड इक्वेशन में जाना चाहोगे तो क्या करोगे कि जो आपका एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ ए है, इस ए को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, हर एक इक्वेशन में ए को रिप्लेस करना है एक्स नॉट माइनस आर टी से। किससे करना है, एक्स नॉट माइनस आर टी से। तो अंडर डैम्प्ड में चले जाओगे, कैसे जाओगे, तो आप देखिए, सबसे पहले एम्पलीट्यूड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स नॉट ए, सॉरी एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर टी, और नहीं सॉरी, ये तो सिंपल हार्मोनिक लिख रहे हैं ना, इधर सिंपल हार्मोनिक में क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। उधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस साइन। ठीक है, बस यहाँ पे ओमेगा नोट आता है, वहाँ ओमेगा, क्योंकि ओमेगा नोट में तो सिर्फ ओमेगा नोट की टर्म है, यहाँ पे आर भी टर्म उसमें यूज होती है। ठीक है, तो दो चीज़ तो आपको पहले तो मैं लिखवा चुका हूँ ना, ओमेगा क्या होता है जो, है ना। या ओमेगा क्या लिखा मैंने, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिमाग में रखना। अगला डिस्प्लेसमेंट के बाद में मान लीजिए आपको और भी वेलोसिटी वगैरह फाइंड आउट करनी है, उसके लिए बात मैं कर लेता हूँ। ये रखिए क्या इसके अंदर, तो यहाँ दे रखिए, है ना। फिर अगला क्या है, अगला मान लीजिए आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी, वो मिलेगी इधर इक्वल टू क्या ही थी, हाफ एम। ठीक है, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहाँ था ए स्क्वायर, और साइन में थी या कोस में, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी आपकी आई थी कोस के अंदर आई थी ना, काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी देख लीजिए आप। तो एवरेज कितनी आई थी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/4, है ना। कितनी थी, 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास थी। तो इसको अब किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ जब आप जाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारा ए है वो किससे रिप्लेस होगा, एक्स नॉट, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टर्म जो कि अब क्या करेगी, धीरे धीरे उसको कम करेगी, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले तो ओमेगा नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एक तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, या सॉरी ओमेगा नॉट स्क्वायर आएगा इसके अंदर, ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए को रिप्लेस करना ना खाली, तो ए को रिप्लेस करिए। तो ए को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स नॉट स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -2r टी। तो ये हमारे पास क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है,
अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। एवरेज पोटेंशियल में चलते हैं सब में, है ना। एवरेज पोटेंशियल कितनी थी, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी क्या बनेगी इसके अंदर, सेम चीज़ 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2r टी। ठीक है, ये बन गई। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी हो गई। टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी क्या बनेगी, उधर थी 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये इसको रिप्लेस कर दीजिए। इधर जो टोटल एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, इधर बन जाएगी आपके पास 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए को रिप्लेस करना है तो क्या बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2r/t। ठीक है, ये बन गई टोटल एनर्जी। उसके अलावा और क्या है, हाँ एक चीज़ और जो है इसमें वो मैं यहाँ से डिनोट कराऊंगा, और है अगला है टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये इस पे जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पूछा जाता है ना। इसमें दिमाग रखना कि ये जो है ना डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। क्या आ जाता है कि कोई टाइम देंगे आपको, है ना, कि एक ऐसा टाइम, ये मान लीजिए ये है कि t = 2 सेकंड के ऊपर जो है इसका मैग्नीट्यूड यानी कि ना एम्पलीट्यूड जो है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो जाता है, मान लीजिए हाफ हो जाता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप t = 2 सेकंड रखते हैं तो x0 जो है वो x जो है वो कितना हो जाता है, x0/2 हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, उससे आपको कोई भी वैल्यू जो आपकी पूछी गई थी वो आप उससे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है आप ध्यान में रखेंगे। इसकी न्यूमेरिकल में एक दो करके बताऊंगा आपको, है ना। अभी तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जब भी इस तरह की कोई इक्वेशन आती है ना, तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की हमें याद होती है ना। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की याद है तो अंडर डैम्प्ड वाले केस में क्या करना है, ए को रिप्लेस कर देना है उसके एम्पलीट्यूड इंटू e⁻RT से रिप्लेस कर दो, अपने आप आपके पास उस अंडर डैम्प्ड की जो है इक्वेशन आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक टाइम पीरियड की। यहाँ पे जो है एक टाइम पीरियड का केस भी आता है कि टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग है ना। टाइम पीरियड क्या होगा वो देखिए आप। वैसे अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, t = 2π/ω0। ठीक है, अब यहाँ पे ω0 है या ओमेगा है फ्रीक्वेंसी, यहाँ जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितनी है, ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल सा केस है। इस वाले केस के अंदर जो टाइम पीरियड आप लोगे अंडर डैम्प्ड में, है ना, टाइम जो पीरियड होगा वो टाइम पीरियड क्या होगा, t = 2π/ω, और ओमेगा क्या है आपके पास, वो है ω0² - r² यानी कि रूट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, अंडर डैम्प्ड के केस के अंदर टाइम पीरियड जो है वो ये होगा। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओमेगा है न कि ω0। आगे समझ में आपको। चलिए अब इसके अलावा एक जो रिलैक्सेशन टाइम वगैरह की हम बात कर रहे थे ना, उसकी बात मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास उस वाले केस की बात करें तो एम्पलीट्यूड जो था वो क्या था, एम्पलीट्यूड जो था वो आपके पास सपोज कर लीजिए वैल्यू जो आई थी एम्पलीट्यूड की वो क्या आई थी, x0, है ना, एक्सपोनेंशियल x की जो वैल्यू आई थी RT और sin ωt + साइन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप t = है ना, इसके अंदर मैं मान लीजिए एम्पलीट्यूड की बात करूँ, टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, टोटल एम्पलीट्यूड जो है वो है x0 - RT। ये इक्वेशन है भाई, ये तो क्या है फंक्शन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जो भी इसके मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो इस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की एम्पलीट्यूड टोटल क्या है, ये वाला टोटल एम्पलीट्यूड। अब अगर मान लीजिए r = ठीक है, या t = सॉरी r = क्या, t = अगर मैं 2r रख देता हूँ या 1/2 रख देता हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। t = अगर हम क्या करते हैं 2r रख देते हैं या 1/ये रख देते हैं तो क्या होगा उस केस में, तो उस केस के अंदर क्या हुआ, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, वो हो गया x0, ये कितना हो गया 2r। जैसे 2r रखोगे यहाँ पे t = है ना, t = 2r रखोगे तो इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी से उल्ट रख दिया मैंने, 2r नहीं सॉरी, t = ये 1/। ठीक है, t = कितना रखो 1/r, सॉरी क्योंकि हमें क्या करना है इसको 1/e में लाना है ना, ये थोड़ा सा मैंने गलती कर दी, 2r नहीं है 1/r। तो 1/r किसके बराबर होगा, क्योंकि देखो आपने क्या लिखा था 2r = 1/τ। ठीक है, तो 1/r ये उस तरफ भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा 2τ के ऊपर। ठीक है, तो कितना हुआ 2τ। ठीक है, तो इसका मतलब t = 1/r और इक्वल टू कितना हो गया 2τ हो गया। तो इक्वेशन में क्या बन जाएगा, ये यहाँ से देखिए
आर अपॉन आर कितना हुआ एक्सपोनेंशियल -1, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया आपका x नॉट अपॉन ई। ठीक है, x नॉट अपॉन ई का मतलब 1 अपॉन ई जब हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आती है, ये देख डायरेक्ट वैल्यू जो लिख देता हूँ मैं, वो आती है 368 x नॉट। ठीक है, 368 x नॉट, ये जो वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम इसको डिफाइन करेंगे टो को। ठीक है, जब t इक्वल टू जब किसके बराबर हो 1/r, तो एम्पलीट्यूड कितना रह जाएगा, उस समय के अंदर एम्पलीट्यूड जो है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का कितना रह जाएगा 0.368, यानी कि कह सकते हैं 1 अपॉन ई टाइम रह जाएगा। इस टाइम को क्या बोलते हैं, इस टाइम से हम डिफाइन करते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। इसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। परसेंटेज में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड जो होगा है ना, परसेंटेज में अगर लिखेंगे एम्पलीट्यूड का परसेंटेज, वो कितना हो जाएगा, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ये है ना, ऑफ एक्स नॉट ऑफ। ठीक है, तो इनिशियल एम्पलीट्यूड का जितने समय में, दिमाग में रखना, जितने समय में आपका एम्पलीट्यूड जो है 36.8% हो जाता है ना इनिशियल का, वो क्या होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो इस वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। 1 अपॉन आर जो है वो किसके बराबर है, या 2 टो किसके बराबर है, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि विश्रांति काल के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम और विश्रांति काल, इसे क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्रांति काल यानी कि रिलैक्सेशन टाइम टाइम कितना है, तो t इक्वल टू कितना 1 अपॉन आर और 2 टो। अब होगा क्या, जैसे अभी मैं यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन में हो गया था कि हम क्या मानते हैं कि 2r इज इक्वल टू 1 अपॉन टो मानते हैं, है ना, तो विश्रांति काल होगा 2r मत कर देना। ठीक है, या 1 अपॉन टो मत कर देना। विश्रांति काल क्या होगा, विश्रांति काल होगा 1 अपॉन आर। ठीक है, क्या होगा 1 अपॉन आर है, ये क्या होगा आपका विश्रांति काल होगा। ठीक है, कोई समस्या है, कोई समस्या इसमें अब होनी आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के जो है हम लोगों ने अभी तक अंडर डैम्ड का जो केस है वो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, ओवर डैम्ड और वो जो स्थितियाँ हैं दोनों, ठीक है, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ओवर डैम्ड वगैरह का क्वेश्चन आता भी नहीं है आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट जो केस है वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट केस क्या होगा, हाँ, एक शक्ति हाथ का भी है, वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको करवा देता हूँ एक बार। थोड़ा सा ये अंडर डैम्ड नहीं चल रहे हैं अभी। है ना, एक आप देखिए यहाँ पे इसी में अंदर है ना, लगा लेना आगे, जैसे अपने वो निकाला ना एनर्जी वगैरह, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, वैसे ही एक और इसमें पॉइंट आता है, और वो आता है पावर डिसिपेशन का ना। पावर डिसिपेशन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखा लीजिए। इसका क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है ना ये, और मैं भी आपको बड़ा सिंपल सा इसमें, जब मैंने आपको डायमेंशन पढ़ाया था ना, तो उसके क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने लिया ही था, पावर डिसिपेशन, शक्ति हाथ। क्या है, शक्ति हाथ, ये क्या होता है, इसकी बात हम करते हैं ना, लास्ट है इसका, इसके बाद हम यही खत्म कर देंगे, फिर अगले वाली में अगला देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ में। पावर हार्स का मतलब है कि ये जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, इसमें क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ जो है इसकी एनर्जी लॉस हो रही है। ठीक है, तो जब एनर्जी लॉस विद रेस्पेक्ट टू टाइम निकालते तो वो क्या होता है, पावर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम बात कर रहे हैं इसमें पावर डिसिपेशन की, तो पर साइकिल के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा ना, कि एक साइकिल में जो है वो कितना हो रहा है। तो इसके फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए, जो पावर लॉस होगा वो होगा d/dt और एवरेज। भाई एवरेज पावर डिसिपेशन जो है वो इस तरह से लिखेंगे। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या है, पावर क्या होती है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी अपॉन टाइम इसका अपने वो कर दिया। जब इसको सोल्व आप करते हो टोटल, तो एनर्जी कितनी आती है, तो आप देखिए एनर्जी फाइंड आउट की थी ना अपन ने अभी जस्ट, क्या फाइंड आउट किया था, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, है ना, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यह क्या था, x नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -2r। ठीक है, यही था, r और t था क्या था, RT। ठीक है, क्योंकि फंक्शन टाइम का तो होगा। ये आपके पास इक्वेशन थी। इसका डिफरेंशिएशन करना किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर तो क्या है, कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया। x नॉट स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया। ठीक है,
डिफरेंशिएशन किसका होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, -2r क्या आएगा बाहर, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल में क्या हो जाएगा, वापस यही टर्म आपको मिल जाएगी, ठीक है, यही क्या हो जाएगी, टर्म मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिला, सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि 2r माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिसिपेशन, है ना, माइनस से ऑलवेज क्या केस में कम हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ शो कर रहा है, ठीक है, -2r। देन उसके बाद में ये इक्वेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 1/2, वापस इक्वेशन किस में बनेगी, ई में बनेगी, कितना आ जाएगा, एवरेज ई, भाई ये और ये मिला के क्या बनेगी, फिर से ई बन जाएगा, तो हमने क्या लिख दिया, इसको ए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से जो इक्वेशन बनी, अगर मान लीजिए इसका मैं मॉड्यूलस की बात करूँ, ठीक है, इसके मॉड्यूलस की बात करूँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा कि P इज इक्वल टू 2RE, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले के, ठीक है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन जो है ये शो कर रहा है डिसिपेशन, है ना, कि एनर्जी पावर जो है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बना, इसका केस बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, या फिर यहाँ से कर दीजिए कि एनर्जी डिसिपेशन हो रहा है, यानी कि क्या कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो ये क्या जाएगा, यहाँ माइनस साइन, तो ये क्या जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस किसमें हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट ये देखना है कि ये जो 2 ये है ये किसके बराबर है, ठीक है। तो जो 2r है वो किसके बराबर आ रहा है, तो में जाइए, 2r किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी कि एवरेज पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी अपॉन 2। और ये जो है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको हर एग्जाम में, पिछले पेपर उठा के देखना, हर एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछेगा। इतना लल्लू क्वेश्चन आज तक नहीं आया। समस्या क्या है, इस क्वेश्चन को मैक्सिमम लोग छोड़ के आए थे, क्योंकि यार ये पता नहीं क्या आ गया, ये डैम्ड हार्मोन क्वेश्चन पता ही नहीं है। आपको मैंने पहले ही कहा, जब इस तरह के कोई फॉर्मूले बनते हैं तो जरूरी नहीं आपको कंसेप्ट पता हो, बिना कंसेप्ट के भी सोल्व कर सकते हो। क्या होगा अब यहाँ पे, अगर मान लीजिए याद है तब तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो क्या करोगे, याद नहीं है तो क्या करना है, आपको लगाना डायमेंशन, है ना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था। डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर की डायमेंशन क्या होती है, पावर जो होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, बस वो देख लो इक्वेशन। अब इसमें क्या होगा, ऑप्शन पहला ये दे रखा है, दूसरा अब देखो टो क्या होगा वो बता दो, चाहिए वहाँ लिखा है टो विश्रांति काल, जहाँ टो विश्रांति काल और ये ऐसे करके देंगे, तो विश्रांति काल का मतलब क्या, वो टाइम है, ठीक है, ये क्या है, तो जो है वो क्या है, टाइम, बाकी एनर्जी और पावर तो है ही, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। अब हुआ क्या उसके अंदर, बाकी ऐसे दे रखे थे, क्या दे रखा था, P टो और E, ठीक है। अगला क्या दे दिया, P E अपॉन टो या E टो P, ऐसे दे दिए बहुत सारे, है ना, E टो P, तो फिर ये हो जाएगा, इसको ऐसे मान लीजिए E P अपॉन टो। अब कन्फ्यूजन की कौन सा लिखें इसमें से, तो दिमाग में क्या रखना है कि जरूरी नहीं आपको कंसेप्ट पता हो, बिना कंसेप्ट के भी इस क्वेश्चन को अपन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में एक और चीज़ है, वो है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि पर साइकिल में कितनी एनर्जी आई और कितनी हार्स हो गई, उसका जो रेशो लेते हैं उसे हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, है ना। कभी भी क्वालिटी फैक्टर का मतलब क्या है, हमने कितनी एनर्जी दी है और कितनी एनर्जी जो है उसमें से लॉस हो गई, उन दोनों का जो या यूज कर ली, उन दोनों का जो अपन लेते हैं, क्या बोलते हैं, जो हार्स लेते हैं ना, हार्स यानी कितनी उसमें से निकल गई है, कितनी बची है, उन दोनों का जो रेशियो है उसे हम क्या लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर के रूप में, है ना। क्वालिटी फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है कि सिंपल पेंडुलम जो है वो क्या करेगा, हमेशा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वालिटी फैक्टर में जो है वो क्या होता है, इसको लिख लीजिए। अगला कौन सा, 6 नंबर है क्या, जो भी नंबर है आप तो देख लेना, इसे बोलते हैं विशेषता गुणांक, इंग्लिश में कहेंगे तो क्वालिटी फैक्टर। अब ये क्या होता है, तो आप देखिए क्वालिटी फैक्टर को Q से लिखते हैं, Q 2 पाई, ये है एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी डिसिपेशन अपॉन टाइम, और ये यहाँ पे पावर, ठीक है। तो 2 पाई, उसके साथ साथ में क्या आएगा, क्योंकि पावर क्या होती है, जैसे हमने लिखा था, पावर जो हमारी P है वो है एवरेज E अपॉन टो, ठीक है, कितनी है, एवरेज E अपॉन टो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E अपॉन टो निकालेंगे तो क्या आएगा, टो इधर आ जाएगा, तो टो अपॉन टी, ठीक है। तो 2 पाई टो अपॉन टी क्या बनेगा, 2 पाई टो अपॉन टी, ठीक है। और 2 पाई अपॉन टी कितना होगा, 2 पाई अपॉन टी जो होता है किसके बराबर होता है, ओमेगा के। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा तो ये आप दिमाग में रखें, इसके आने के चांसेस अब ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है,
ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये 2-3 बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार ये वाला फॉर्मूला आपके पास दे दिया जाए। ओमेगा जो टो है, ठीक है, वो क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। ठीक है, ओमेगा टो क्या है, क्वालिटी फैक्टर जो है वो होगा। अब ये फैक्टर तो इसका मतलब क्या है, ये क्या होगी, ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फैक्टर इसका मतलब क्या है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए आप, ओमेगा की डायमेंशन क्या होती है, 1/T। ये टाइम है तो टाइम से टाइम कैंसिल, इसका मतलब क्या होगा, ये सही है फॉर्मूला। अब मान लीजिए आप एक ये दे दिया, ठीक है, एक ये दे दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूले कभी नहीं होंगे क्योंकि इनकी डायमेंशन कुछ ना कुछ आएगी। जबकि क्वालिटी फैक्टर क्या है, एक नंबर है, फैक्टर का मतलब क्या है, नंबर है, तो नंबर की डायमेंशन क्या होती है, 0, तो सिर्फ यही वाला देगा। तो हर चीज़ के जो है, आप अगर फिजिक्स ढंग से पढ़ते हैं तो कोई समस्या नहीं है कोई ज़्यादा, मतलब आप एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो है हम लोग ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।